बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अकबर अहमद हुसैन है और आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं लर्न विद अकबर अहमद। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि मैंने आप लोगों के लिए जो है ये हज की एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है और इससे पहले अभी हमने लेक्चर जो है हज एंड उम्रा रेगुलेशन एक्ट 2023-24 को जो है डिस्कस कर रहे थे। उसमें अभी तक हम लोगों ने 32 एमसीक्यूज़ को देख लिया था। अब हम आगे जो वाले एमसीक्यूज़ को देख रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने पिछले मेरे एमसीक्यूज़ नहीं देखे तो आप लोगों से ये रिकमेंड करूँगा कि मेरे जितने भी पिछले वाले टॉपिक हैं उनको देखें, क्योंकि वो आप लोगों के लिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो 33 एमसीक्यूज़ पे आ जाते हैं कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट अंडर दिस एक्ट। यानी कि जो फेडरल गवर्नमेंट है इस एक्ट के मुताबिक उनका क्या रोल है। तो बेसिकली फेडरल गवर्नमेंट का रोल यही है कि रेगुलेट करना, मॉनिटर करना एंड इंश्योर करना कंप्लायंस ऑफ हज ऑपरेशंस को। तो ये इसका जो है एक ऑप्शन था। 34 पे आते हैं हु में फाइल अ कंप्लेंट अंडर दिस एक्ट। यानी कि इस एक्ट के तहत कौन जो है वो कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो वो कर सकते हैं एंड अफेक्टी हुए सफर ड्यू टू नेग्लिजेंस और मेल प्रैक्टिस। तो आपको बताया था मैंने कि एक अफेक्टी की एक टर्म थी, तो वही जो है वो कंप्लेन कर सकते हैं। 35 पे व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर अ सर्विस प्रोवाइडर टू बी एलिजिबल फॉर लाइसेंस अंडर दिस एक्ट। यानी कि जो सर्विस प्रोवाइडर है इस एक्ट के मुताबिक वो कब एलिजिबल होगा लाइसेंस के लिए। तो उसके लिए क्या होगा कि उसको कॉम्प्लायंस करनी पड़ेगी विद द कंडीशन सेट आउट इन द एक्ट। यानी कि जो जो कंडीशन इसमें एक्ट में सेट हुई है सबको उसको कॉम्प्लायंस करना पड़ेगा। 36 पे आते हैं व्हाट इज द रोल ऑफ द रेगुलेटरी अथॉरिटी अंडर दिस एक्ट। तो इस टर्म के बारे में भी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके मुताबिक इनका क्या काम होता है। तो इनका काम होता है कि मॉनिटर द ऑपरेशन ऑफ द हज एंड उम्रा ग्रुप्स, ऑडिट एंड एलोकेट फंड्स फॉर रिलीजियस ट्रैवल ऑपरेशन। तो इसके जो है दोनों ऑप्शन करेक्ट है। अब हम आ जाते हैं 37 एमसीक्यूज पे। तो व्हाट इज द मैक्सिमम फाइन दैट मे बी इम्पोज ऑन अ डिफॉल्टर अंडर दिस एक्ट। यानी कि कोई कंपनी जो है या सर्विस प्रोवाइडर जो है अगर वो डिफॉल्ट हो गई है तो उस पे जो है कितना जो है फाइन मैक्सिमम इम्पोज हो सकता है। तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एज डिटरमाइन द बाय द फेडरल गवर्नमेंट। यानी कि जितना फेडरल गवर्नमेंट जो है वो डिटरमाइन करेगी किस हद तक उसने नेग्लिजेंस की है। 38 पे आते हैं व्हाट हैपन्स इफ अ लाइसेंस सर्विस प्रोवाइडर फेल टू फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन। क्या होगा कि अगर कोई लाइसेंस वाला सर्विस प्रोवाइडर है वो अपने फ़राइज़ जो है फुलफ़िल नहीं कर सकेगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा। दे मे फेस पेनल्टीज़, लाइसेंस सस्पेंशन और कैंसलेशन। तो ये जो था इसको वाला ऑप्शन करेक्ट था। 39 पे आते हैं व्हाट इज़ द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ सीडीसी। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि क्या करती है, इन्वेस्टिगेट करती है ग्रीवेंसेस एंड रिकमेंड करती है एक्शंस को। 40 पे आते हैं कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द कंप्लेंट डिस्पोजेबल कमेटी अंडर दिस एक्ट। कंपोजिशन का मतलब क्या होता है कि कौन कौन से जो हैं उसके मेंबर्स हैं। तो उसमें बेसिकली जो आपके पास होंगे मेंबर जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट ही इसकी अपॉइंट करेगी। 41 व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइसेंसिंग अंडर द एक्ट। यानी कि लाइसेंसिंग का प्राइमरी पर्पस क्या होता है। इसका पर्पस ये होता है कि टू इंश्योर क्वालिटी सर्विसेज एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ एचजीओस। तो ये इसका मेन पर्पस था। 42 पे आते हैं विच अथॉरिटी हैज़ द पावर टू सस्पेंड और कैंसिल लाइसेंसेज अंडर द एक्ट। यानी किस अथॉरिटी के पास पावर है कि वो लाइसेंस को सस्पेंड भी कर सकती है और कैंसिल भी कर सकती है। तो बेसिकली वो आपके ऑप्शन है इसमें फेडरल गवर्नमेंट या डेजिग्नेटेड रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन था। 43 है व्हाट इज द मैक्सिमम टेन्योर फॉर अ लाइसेंस इशू टू एन एचजीओ। तो हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर को जो मैक्सिमम टेन्योर के लिए लाइसेंस इशू होता है तो वो होता है 3 साल के लिए। 44 पे आते हैं व्हाट मस्ट एन एचजीओ सबमिट टू ऑब्टेन अ लाइसेंस अंडर द एक्ट। यानी कि जो एचजीओ है उसको लाइसेंस हासिल करने के लिए क्या सबमिट करना पड़ता है। तो उसको बेसिकली क्या होता है बैंक गारंटी और प्रूफ ऑफ कंप्लायंस देनी पड़ती है कि वो रेगुलेशन के साथ फुलफिल करेगी। 45 पे आते हैं व्हाट हैपन्स इफ अ सर्विस प्रोवाइडर इज फाउंड गिल्टी ऑफ माल प्रैक्टिस। क्या होगा कि अगर जो सर्विस प्रोवाइडर जो है वो माल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हो जाएगा तो उसमें हो जाएगा पेनल्टी एंड अपील प्रोसेस एज पर द एक्ट। तो ये इसका ऑप्शन था। 46 पे आते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ पिलग्रम अंडर द एक्ट। तो इस एक्ट के मुताबिक जो पिलग्रम की डेफिनेशन क्या होती है, अ पर्सन ट्रैवलिंग फॉर हज और उम्रा अंडर द सर्विसेज ऑफ अ लाइसेंस प्रोवाइडर। तो ये जो था इसका करेक्ट ऑप्शन है। 47 पे आते हैं व्हाट इज द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर एचजीओज टू ऑपरेट लीगली। लीगली होने के लिए जो है एचजीओज के लिए क्या मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, अडहेरेंस टू अ सर्विस डिलीवरी स्टैंडर्ड सेट बाय द एक्ट। यानी कि जो सर्विसेज हैं वो आपने एक्ट के मुताबिक ही प्रोवाइड करनी है। 48 पे आते हैं व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म अंडर द एक्ट। यानी कि अगर किसी बंदे की कोई प्रॉब्लम है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए क्या मैकेनिज्म है। तो उसके लिए क्या होता है कि टू एड्रेस एंड रिजॉल्व कंप्लायंस बाय इफेक्टिव पिलग्रम। तो ये इसका पर्पस था।
49 पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द रेगुलेटरी अथॉरिटी अंडर दिस एक्ट। यानी जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसका जो है कौन सा इसमें से फंक्शन नहीं है, तो बेसिकली है ऑर्गेनाइजेशन प्रमोशन कंपेन फॉर हेल्थ, तो ये इसका फंक्शन नहीं था। 50 पे आते हैं व्हाट मस्ट एचजीओज इंश्योर व्हेन डीलिंग विद पिलग्रिम्स। तो एचजीओज को क्या करना होता है कि जब उन्होंने पिलग्रिम्स को डील करना है तो उसके लिए उनको क्या होता है कि उनके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो, वीजा प्रोसेसिंग और क्वालिटी अकोमोडेशन हो, तो ये चीज़ें जो है उन्होंने पिलग्रिम को प्रोवाइड करनी होती है। 51 पे आते हैं अंडर द एक्ट व्हाट हैपन्स इन द केस ऑफ रिपीटेड ऑफेंस बाय एन एचजीओ। यानी कि अगर कोई एचजीओ है वो बार बार रिपीटेड ऑफेंस कर रही है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होता है कि उनका जो लाइसेंस है वो परमानेंटली क्या हो जाता है, रिवोक हो जाता है। 52 पे है व्हाट इज द रोल ऑफ अपील्स कमेटी अंडर द एक्ट। तो अपील कमेटी का जो है रोल क्या होता है इस एक्ट में, तो बेसिकली वो क्या करती है टू रिव्यू डिसीजन रिलेटेड टू पेनल्टी और लाइसेंस कैंसिलेशन। यानी कि कोई भी पेनल्टी से रिलेटेड डिसीजन आता है या लाइसेंस कैंसिलेशन से, यानी कि जो जियो वाले करते हैं तो उससे रिलेटेड उन्होंने क्या करना होता है, उसको रिव्यू करना होता है। 53 पे आते हैं व्हाट काइंड ऑफ इंश्योरेंस कवरेज इज मैंडेटरी फॉर एचजीओज अंडर दिस एक्ट। मतलब एचजीओज के लिए जो इंश्योरेंस कवरेज है वो कौन सी होती है, वो यही होती है कि जो पिलग्रम की जो है स्टे और ट्रैवल उसको जो है उन्होंने प्रोवाइड करना होता है। 54 पे आते हैं हु मॉनिटर्स द कंप्लायंस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर विद द हज एंड उम्रा एक्ट। तो वो कौन मॉनिटरिंग करते हैं, तो बेसिकली वो करती है फेडरल गवर्नमेंट करती है और उसकी अपॉइंटेड रेगुलेटरी अथॉरिटीज उस चीज़ को मॉनिटरिंग करते हैं। 55 पे आते हैं व्हाट इज द consequences ऑफ सबमिटिंग false information while applying for a license। क्या होगा कि अगर कोई बंदा जो है या कोई सर्विस प्रोवाइडर जो है वो लाइसेंस के लिए जो फॉल्स इंफॉर्मेशन देता है तो क्या हो जाएगा, परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम लाइसेंसिंग, तो ये चीज़ जो है उसको फेस करनी पड़ जाएगी। 56 पे आते हैं अंडर व्हाट कंडीशन कैन एन एचजीओ अपील अ पेनल्टी और सस्पेंशन। तो मतलब किस कंडीशंस के मुताबिक जो है एचजीओ जो अपील कर सकता है पेनल्टी की या सस्पेंशन की, तो वो कर सकता है विद इन 30 डेज ऑफ रिसीविंग द नोटिस ऑफ पेनल्टी। 57 पे आते हैं व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर ब्लैक लिस्टिंग अ सर्विस प्रोवाइडर। तो उसके लिए क्या होता है, प्रोसीजर क्या होता है ब्लैक लिस्टिंग के लिए, तो वो होता है बेसिकली कि आप कोई फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, रिव्यू प्रोसेस के बाद आप जो है उसको ब्लैक लिस्ट करते हैं। 58 पे आते हैं हु हेड्स द पॉलिसी कमिटी फॉर प्रिपेयरिंग द हज पॉलिसी एंड प्लान अंडर द सब सेक्शन 1। तो कौन करता है बेसिकली, वो करता है द सेक्रेटरी ऑफ द कंसर्न डिवीजन, यानी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर का होता है। व्हाट इज द टर्म ड्यूरेशन ऑफ द पॉलिसी कमेटी मेंबर। तो कितनी होती है उनके पास, उनकी होती है ड्यूरेशन जो होती है वो 3 साल की होती है। 60 पे आते हैं हु अप्रूव द हज पॉलिसी एंड प्लान प्रिपेयर अंडर द सब सेक्शन 1। तो कौन अप्रूव करता है, तो बेसिकली वो करता है फेडरल गवर्नमेंट जो है इसको अप्रूव करती है। 61 पे आते हैं वेयर इज द अप्रूव हज पॉलिसी एंड प्लान नोटिफाइड। यानी कि जो हज पॉलिसी और प्लान है ये अप्रूव होकर कहाँ पे नोटिफाई होती है, ये होती है थ्रू एन ऑफिशियली गजट पे जाके अप्रूव उसको नोटिफाइड किया जाता है। 62 पे आते हैं अंडर व्हाट स्कीम डज द डिवीजन कंसर्न मैनेज हज अफेयर। किस स्कीम के मुताबिक जो है उसको मैनेज किया जाता है, तो बेसिकली किया जाता है हज गवर्नमेंट हज स्कीम के तहत इसको किया जाता है। 63 पे आते हैं व्हाट पावर डज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैव रिगार्डिंग हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर। तो कंपनी अथॉरिटी के पास क्या पावर होती है एचजीओ से रिलेटेड, तो बेसिकली वो क्या कर सकती है टू ग्रांट इश्यू रिन्यू और रिसाइन लाइसेंस, तो ये वाला काम वो कर सकती है। 64 पे आते हैं इन विच टाइप ऑफ कंपनी कैन द लाइसेंस फॉर हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर बी इशूड। तो बेसिकली वो जो एचजीओ के लिए वो होती हैं बेसिकली वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं। 65 पे आते हैं व्हाट एक्शन कैन द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टेक अगेंस्ट एन एचजीओ फॉर वायलेटिंग रेगुलेशन। तो वो क्या करती है, वो बेसिकली सर्व करती है इसको शो कॉज नोटिस जो है वो सर्व करती है। 66 पे आते हैं व्हाट गारंटी कैन द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन कैश इन केस ऑफ वायलेशन बाय एचजीओ। तो बेसिकली इसके लिए क्या करती है, उसकी एक बैंक की गारंटी लेती है। 67 पे आते हैं व्हाट रिकॉर्ड इज द डिवीजन कंसर्न रिक्वायर्ड टू मेंटेन अंडर सेक्शन 6। तो वो कौन से रिकॉर्ड होते हैं, बेसिकली वो होते हैं अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ऑल इश्यूज लाइसेंसेस, तो ये था इसके पास। 68 पे आते हैं व्हाट इन्फॉर्मेशन डज द रिकॉर्ड ऑफ लाइसेंस इंक्लूड। तो उसमें क्या होती है बेसिकली इन्फॉर्मेशन ऑफ सस्पेंडेड और रिसेंट लाइसेंसेज होते हैं। और 69 पे आते हैं व्हाट मस्ट हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर सीक बिफोर ट्रांसफरिंग मैनेजमेंट और रीऑर्गेनाइजिंग देयर बिजनेस। तो बेसिकली क्या होता है, इनको परमिशन लेनी पड़ती है डिवीजन कंसर्न के साथ। और लास्ट एमसीक्यू इसमें है 70 हु इज लायबल फॉर लायबिलिटीज एंड डेब्ट इन केस ऑफ द ट्रांसफर ऑफ एन एजीओ। तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो बेसिकली होती है द ट्रांसफरी की होती है। तो ये हमारे पास ओवरऑल इसके एमसीक्यूज थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये मेरे एमसीक्यूज पसंद भी आए होंगे, तो आप लोग आगे से
लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, आगे शेयर भी करें। तो थैंक यू सो मच।